वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ, जो है अ विनर नेवर स्टॉप ट्राइंग। तो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी प्यारी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि विजेता कभी रुकता नहीं है, वो प्रयास जारी रखता है। याद कीजिए, अगर आपको याद हो बचपन वाली वो कहानी जिसमें खरगोश क्या करता है, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है और तेजी से दौड़ने के बाद जब दूर तक कछुए को नहीं पाता तो वो क्या करता है, एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगता है। और विश्राम करते करते उसको नींद लग जाती है और नींद के कारण कछुआ, जो तेज दौड़ता नहीं था लेकिन सतत प्रयास करता था, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत अच्छी थी, तो जब वो लगातार चलता रहा तो फाइनली हुआ क्या कि जिस वक्त खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ जीत चुका था। तो कहने का मतलब यह है कि अ विनर नेवर स्टॉप्स ट्राइंग। विनर वो नहीं है जिसके अंदर गुण ज्यादा है, विनर वो है जिसकी इंटेंशन पॉजिटिव है, जिसकी कोशिश जो है वो दिखाई देती है कि वो जीतना चाहता है। इंटेंशन इज ऑलवेज मोर देन टैलेंट, आपने सुना होगा। चलिए इसी विकल्प के साथ, इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू क्या है और ये चर्चा में क्यों है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सुनते होंगे टेस्ट के बारे में कि भाई कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट कराना है, तो उस टेस्ट में क्या करते हैं, वो करते हैं सीटी पीसीआर। क्या करते हैं? आरटी पीसीआर। तो आरटी पीसीआर जो टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट में होता क्या है, आरटी पीसीआर, पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आरटी का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, और पीसीआर होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आरटीपीसीआर टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सीटी वैल्यू है। क्या है वो? सीटी वैल्यू। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिन्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल के बारे में पता नहीं हो, वो ये जान लीजिए, प्रोपोर्शनल का मतलब उसी रेशो में कोई चीज के बढ़ती है, उसी के अनुसार दूसरी चीज का बढ़ना, तो उसे प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज जो है वो घटने लगती है। तो इन्होंने क्या कहा है, इनकी रिसर्च कहती है द सीटी लेवल या सीटी वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द वायरस प्रेजेंट इन द सैंपल। तो यानी किसी पेशेंट से जो सैंपल लिया जाता है उसमें सीटी वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और अगर सीटी वैल्यू 1 से लेकर 35 के बीच में आती है तो कहेंगे कि पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव है और उसमें वायरस की मात्रा या इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको पूरा ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल जो है वो यूज़ किया, ये एक्सप्लेन किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, लेकिन जितना मैं समझ पाया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। The ICMR DG wrote back to the State Health Secretary that ICMR has taken inputs from the virology laboratories across the country to arrive a single CT value, which is the cutoff value. All patients with a CT value less than 35 may be considered as positive. अगर 35 से कम CT वैल्यू आ रहा है तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव कहा जाएगा, while those with a CT value above 35 may be considered as negative. ICMR ने ये कहा है। अब आप ये देख सकते हैं थोड़ा, द साइकिल थ्रेशोल्ड, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, सीटी जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? साइक्लिक या साइकिल थ्रेशोल्ड के लिए। ये एक वैल्यू है जिससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल कर देता हूं। चलिए, होता यह है कि जब पेशेंट से स्वैब लिया जाता है तो वायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। तो आपको पता होगा रेप्लिका के बारे में, जैसे हम फोटोकॉपी बनाते हैं
तो वायरस जो है वो अपनी रेप्लिकास डेवलप करता है, और जितनी ज़्यादा रेप्लिकास होंगी उतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो एक ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं, तो उसमें आपको पता होगा, जो डीएनए के बारे में आपको पता होगा, तो डीएनए से जो आपका मैसेज कन्वे होता है, जैसे एमआरएनए जो होता है वो मैसेज कन्वे करता है, तो होता क्या है कि वो भी रेप्लिका डेवलप करता है। तो डीएनए से आरएनए को मैसेज जाता है, तो यानी जो आरएनए है ह्यूमन बॉडी का, उससे वायरस की आरएनए को फिर मैसेज ट्रांसफर होगा। तो आपको पता होगा एटीजी के बारे में, चलिए उतना डिटेल नहीं बताता हूं, काफी बच्चे जो हैं वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे। बस आप ये समझिए कि इस प्रोसेस को, जो ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस है, उसी के हिसाब से हमने वायरस को डिटेक्ट किया है। तो हमने किस बेसिस पर किया है इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेसिस पर, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमने उसको डिटेक्ट किया है कि वो कितना रेप्लिका कितने जल्दी से बना रहा है, तो इसके बेसिस पर उसको डिटेक्ट किया गया, और डिटेक्ट करने के बेसिस पर यह पता लगाया गया कि भाई कोई व्यक्ति जो है उस पर डर कितना ज्यादा है, मतलब उस व्यक्ति को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचने के खतरे हैं। तो इसमें यह होता है कि इस थ्रेशोल्ड वैल्यू में, जो कि एक नंबर है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम साइकिल्स चेक करते हैं कि 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 8 साइकिल, 10 साइकिल, कितनी साइकिल में, कितने चक्र में हमें वायरस मिलता है। तो वायरस जो है अगर 35 साइकिल के बाद मिलता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, और अगर है भी इन्फेक्शन तो इतना माइल्ड है, इतना हल्का है कि वो पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पता चला कि आप सीटी वैल्यू निकालने गए और पहली या दूसरी या चौथी या 10वीं साइकिल पर ही वो मिल जाता है, तो इसका मतलब वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ऐसे में पेशेंट के लिए ये एक गंभीर बात है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको कम ही बता रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है वैसे इंडियन एक्सप्रेस ने, लेकिन मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजिकल जिसको टर्म्स नहीं पता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल डे जो बनाया जाता है, डांस डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे क्या होता है? इंटरनेशनल डांस डे, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। इसकी थीम जो रही है वो रही है पर्पस ऑफ डांस। आप यहां देख सकते हैं, मैंने यहां पर 2 पिक्चर सेलेक्ट की जो इंटरनेशनल डांस डे को शो कर रही हैं। तो इंटरनेशनल डांस डे जो है, इसका सेलिब्रेशन जैसे मैंने आपको बता दिया ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको जो डांस कमेटी है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई की, वो मेन पार्टनर है जो परफॉर्म करती है आर्ट्स में, यानी यूनेस्को, आपको पता होगा आर्ट एंड कल्चर में यूनेस्को डील करता है, तो उसी की क्या है, वो उसकी पार्टनर है। और ये क्या करती है, हर साल 29 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट करती है क्या, क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली जीन जॉर्ज नोवेर जो थे, जो क्रिएटर माने जाते हैं मॉडर्न बैले डांस के, तो उनके जन्म दिवस पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो दिन है ये वास्तव में हमें उत्साहित करता है, किस चीज़ के लिए, कि जो डांस है, डांस के माध्यम से उसमें हिस्सा लेने के हिसाब से, या फेस्टिवल्स के दौरान जो हम लोग डांस करते हैं, उन सब चीज़ों से जो हमारा कल्चर है वो काफ़ी एनरिच होता है, और व्यक्ति को काफ़ी प्रसन्नता होती है डांस करने में। तो ये सारी बातें किसके बारे में हुई? ये सारी बातें हुई इंटरनेशनल डांस डे के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, सिप्री के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाला जो देश रहा है वो कौन सा रहा है? सैन्य खर्च से मतलब है जैसे आर्म्स जो लिए जाते हैं, तो वो आर्म्स पर खर्च करने वाला, आर्म्स से रिलेटेड कुछ भी खर्च करने वाला जो देश हैं, उन देशों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 देश जो हैं वो टॉप पर हैं। पहला देश है यूएसए, जो 700 समथिंग बिलियन डॉलर खर्च किए हैं उसने। चाइना ने $252 बिलियन, भारत ने $72.9 बिलियन, जो एक बड़ा अमाउंट है। ये कब खर्च किए गए हैं? ये रिपोर्ट है 2020, और आप समझ सकते हैं ये वो पीरियड है जिस वक्त कोविड-19 ने अपने जो नुकीले
पंजे हैं उसकी जकड़ में पूरे विश्व को लिया हुआ था। अब इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट सभी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए खर्च किया है। चलिए हम देख लेते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस है जो कहता है द वर्ल्ड्स टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स, व्हाट द लेटेस्ट सिप्री रिपोर्ट सेज। इन 2020 द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री स्पेंडिंग वॉज 3.7% ऑफ देयर जीडीपी, यानी अपनी जीडीपी का 3.7% तो यूएस ने खर्च किया। While the corresponding number of China and India were 1.7% and 2.9% respectively, और यहाँ पर चाइना ने भी अपनी जो जीडीपी रही है उस जीडीपी का कितना 1.7%, भारत ने अपनी जीडीपी का 2.9% खर्च किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इन इट्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2020 द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, हैज़ फाउंड दैट द वर्ल्ड्स टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स आर यूएस, चाइना एंड इंडिया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा खर्च इन्होंने किया। और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस कहता भी है सो देयर मिलिट्री स्पेंडिंग गो अप कंपेयर टू 2019 इवन ड्यूरिंग ए पैंडमिक ईयर। ये पैंडमिक था उसके बावजूद भी इतना खर्च किया गया। Last year, the US spent a total of $778 billion. China spent $252 billion, and India's military expenditure was $72.9 billion. While India's spending since 2019 grew by 2.1%, and increase for China was more moderate at 1.9%. The US saw a 4.4% growth over its 2019 expenditure. तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि सभी देश अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और ये समझ सकते हैं किस कारण से है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों में, पिछले समय में काफ़ी टेंशन रहा है इंडिया एंड चाइना के बीच में। उधर ऑस्ट्रेलिया और चाइना में डायलॉग रहा, जापान और चाइना में डायलॉग रहा, रशिया चाइना में डायलॉग हुआ, अमेरिका और चाइना का तो ट्रेड वॉर चल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सब चुनौतियां हैं, तो बट ऑब्वियस है कि मिलिट्री एक्सपेंस करना पड़ा, और कब, जबकि पेंडेमिक चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द चैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच इज नॉन एज एब्रीवेटेड फ्रॉम द CGHI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत ने इसमें 49th रैंक लिया है। देखिए मैं आपको बता दूं 104 देशों में से 49th रैंक काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाएगी। तो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत जो है वो 49वें स्थान पर है। इसके अंदर 7 इंडिकेटर्स लिए गए हैं। उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर उनको आधार बनाते हुए बताया गया कि किस देश में गुड गवर्नेंस है। तो यहां पर जो टॉप किया है, यानी फर्स्ट नंबर पर आए हैं फिनलैंड है, सेकंड नंबर पर सिंगापुर, थर्ड नंबर पर नेदरलैंड। तो ये है आपका चैंडलर्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स। यहां आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 49th इन द चैंडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI, which classifies the 104 countries in terms of the government capabilities and outcomes. Ribon Abraham, CEO of the IDFC Foundation and the IDFC Institute and CGGI advisory panel members said the civil service innovation and capacity building is a key focus for the Indian government. The Chandler's Good Governance Index shows the importance of major and investing in governance capabilities that matter. It highlights a key need for the pandemics in government, people who combine a rigorous understanding of research and data with a practical and grounded sense of what government need to go to succeed. देखिए बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, पर मेन बात मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। मेन बात ये है कि उन्होंने जो 7 आधार बनाए उसमें ये देखा कि लीडरशिप क्वालिटी कैसी है,
लिबर्टी किस तरह की है और लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे करके वो 7 मेजर्स रहे हैं जिनके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज का MD एंड CEO बनाया गया? तो ये अरुण रस्टे हैं और द मार्केट रेगुलेटर से भी Arun Raste as MD and CEO of the NCDEX for the 5-year period. NCDEX established कब बना NCDEX? ये बना था 15 दिसंबर 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। थोड़ा सा डिटेल ये है अरुण रस्ते और या रस्ती, जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX on Sunday said the Arun Raste will be its next managing director and CEO for a period of 5 years. Market regulator Securities and Exchange Board of India, which is known as SEBI, has given the approval to the appointment of the Arun Raste as MD and CEO of the NCDEX for a period of 5 years. The Agri Commodity Exchange said in the statement, Raste will join the NCDEX in due course of time. NCD बस इतना काफ़ी है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जुलाई 2020 में अमला शंकर जिनका निधन हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? मैं बता दूं थोड़ा सा पुराना प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसको शामिल किया गया। तो है क्या कि नृत्य के क्षेत्र से संबंधित रही हैं। इनका जो जन्म हुआ वो जशोर में हुआ। ये जशोर अब बांग्लादेश में है और 27 जून 1919 में हुआ था। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? 2011 में बंग विभूषण पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया था। 2012 में इन्हें टैगोर रत्न पुरस्कार भी मिला जो संगीत नाटक अकादमी ने दिया। और कौन सी फिल्म से संबंधित है? कल्पना 1948। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए एक निर्णय में वेदांता ऑक्सीजन प्लांट को खोलने की अनुमति दी है। ये किस राज्य में स्थित है? देखिए आपको पता होगा भी हाल ही की खबर है। और था क्या इसमें केस में कि ये प्लांट बंद है, लेकिन कोविड की समस्या को दिखाते हुए या बताते हुए कि ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है, तो न्यायालय ने कहा कि आपको सिर्फ इसे खोलने की अनुमति है ऑक्सीजन के सृजन के लिए, क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक है तो थोड़ा सा बियॉन्ड जा कर के ये निर्णय लिया गया विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन जो ऑथराइज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को बनाने के लिए ऑथराइज किया गया है इसको। चलिए पूरी डिटेल मैं नहीं शामिल कर पाया हूँ, बस आप आगे देखिए। ये है आपका, नीचे आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु एक राज्य है भारत का और इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? ये हैं पलानी स्वामी। कौन है? एडापट्टी पलानी स्वामी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन दो देशों के बीच में 2020 में डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं ये हैं दो देश, चीन और पाकिस्तान। ये हस्ताक्षर हुए थे कब? मई 2020 में। और परियोजना की जो स्थिति है वो परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कोहिस्तान जिला जो खैबर पख्तूनवा है और डायमार जिला यानी कि गिलगित और बाल्टिस्तान। कौन सी नदी पर है? तो ये नदी है आपकी सिंधु पर। इसकी जो क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की वो 4500 मेगावाट है और इसकी ऊंचाई है 272 मीटर। ठीक है, तकरीबन कितने खर्च की बात कही गई है? ये 442 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इस पर खर्च होने की बात कही गई है और इसका निर्माण जो शुरू होना था वो 15 जुलाई 2020 को होना था। थोड़ी पुरानी खबर है बट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको जो भी प्रश्न में शामिल करता हूं तो प्लीज़ उसके साथ न्याय करें, उसको अच्छे से याद करें और समझें। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई ने निजी बैंकों में एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? तो मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल की खबर है ये कि आरबीआई ने क्या किया। आरबीआई को क्या करना होता है, वो रेगुलेटरी बॉडी है एक तरह से, उसे देखना होता है कि हर चीज़ें नियंत्रण में रहें। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक निर्णय में कहा
कि जो निजी बैंक हैं, ये पीएसयू की बात नहीं हो रही, फॉरेन बैंक्स की बात नहीं हो रही है, दोनों को एक्सक्लूड कर दीजिए। किसके बारे में है? निजी बैंकों के बारे में। तो जो निजी बैंक हैं उन बैंकों में एमडी और सीईओ का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है उनका, उसे सीमित किया गया 15 साल के लिए। तो जो एमडी और सीईओ होंगे और द होल टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड बाय द सेम इनकम्बेंट फॉर मोर देन 15 ईयर्स। नो वन कैन बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बियॉन्ड 75 ईयर्स। कोई भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये डिटेल है, किसकी है? ये आरबीआई की है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक आप देख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बना कब था? 1 अप्रैल 1935 में। किस नियम के अनुसार, किस कमीशन के कारण, रिकमेंडेशन पर? तो आपको पता है, यंग एंड हिल्टन। मैं इसके बारे में पहले डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO ने भारत को कितने कॉन्सेंट्रेटर देने की बात की है? कॉन्सेंट्रेटर्स क्या होते हैं, संकेंद्रक क्या होते हैं जो ऑक्सीजन को डेवलप करते हैं? तो WHO ने दिए हैं कितने? 4000। स्थापना कब हुई है उसकी? 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस देश की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवरिंग को प्रतिबंधित कर दिया? देखिए, फेस कवरिंग को प्रतिबंधित करने का कारण क्या है? देखिए, ये धार्मिक आधार नहीं है क्या? पहले भी आपने देखा हो कई देशों ने ऐसा किया है। फेस कवरिंग को इसलिए हटाने की बात हुई है कि क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो है क्या कि कुछ ऐसे लोग जो टेररिस्ट होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो आपका फेस कवर्ड करके कोई भी हरकत को अंजाम दे सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये आपका किया गया। किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी जो करेंसी है वो क्या है? वो है आपका श्रीलंकन रुपी। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला जो जल संधि है वो कौन सी है? वो है आपका पाक जलडमरू मध्य। तो ये कुछ बातें हुई किसके बारे में? ये बात हुई श्रीलंका के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। किस देश की सरकार का? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है वेयर अबाउट्स उपन्यास किसने लॉन्च किया? तो वेयर अबाउट जो है ये आपका झुम्पा लाहिड़ी का है। और झुम्पा लाहिड़ी जो है वो एक फेमस राइटर हैं, जो अमेरिकन राइटर हैं, और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है और बहुत सारे पुरस्कार इनके नाम हैं। ये हैं आपकी झुम्पा लाहिड़ी और ये है उनकी बुक, झुम्पा लाहिड़ी की बुक, जिसका नाम क्या है? वेयर अबाउट। और आप जान सकते हैं कि इसकी ऑथर तो मैं बता ही चुका हूँ। कौन सी कैटेगरी में है? फिक्शन में है। और पब्लिशर कौन है, मतलब किसने इसको पब्लिश किया है? तो ये पेंगुइन है। ठीक है। जुलाई 2020 में किस राज्य के द्वारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया? तो मैं आपको बता दूं ये कहां पर किया गया था। ये हरियाणा में किया गया था। ऐसा कहां किया गया? ये किया गया है हरियाणा में। उद्घाटन कब हुआ था इसका? ये हुआ था 18 जुलाई 2020 को। और ये 5 दिन का एक कार्यक्रम था। और ये जो सब ट्रॉपिकल जो फल केंद्र हैं, जैसे आपका लाडवा आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था प्लेस जो जहाँ पर ये हुआ। और इसको करने वाले कौन थे जिन्होंने इसका आयोजन किया? वो हरियाणा बागवानी विभाग था। उद्देश्य क्या था कि जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उनकी अलग अलग किस्मों और उनकी खेती की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO की एक कंपनी है जिसका नाम है वनवेब। इसने कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया? तो इसने किया है 182 सैटेलाइट्स को। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी कौन सी हैं? तो मैं आपको बता दूं, टाइम मैगजीन जो एक बड़ा नाम है और उसमें जो बायजूस है, बायजूस आप जानते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और जियो जो प्लेटफॉर्म है, ये दोनों के दोनों जो है इस अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन में शामिल किए गए हैं। और इन्होंने
प्रभावशाली कंपनियों में भारत की इन दोनों कंपनियों को शामिल किया है। और ये कहाँ पर बेस्ड है? ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। तो ये आप देख सकते हैं, जियो एंड बायजूस। 2 इंडियन कंपनीज हैव मेड इट टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इन 2021। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL, टेक्नोलॉजी विंग, जियो प्लेटफॉर्म एंड ई-लर्निंग स्टार्टअप बायजूस हैव made it to the Time 100 Most Influential Companies, which is a new list and an expansion of the Time 100 franchise. The list comprises the companies across various sectors, including healthcare, entertainment, transportation, technology, and more. According to the magazine, the list has been prepared after evaluation of the key factors, including the relevance, impact, innovation, leadership, and ambition. तो इन बेसिस पर कंपनीज को सेलेक्ट किया गया और फाइनली क्या हुआ है, हमारे देश की 2 जो कंपनी है उन्हें स्थान बनाने में आसानी हुई। चलिए, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे उम्मीद करता हूं अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड नाइट। ओके।